Hello dear student, welcome to Ligade Patel IIT Academy. Myself Jayaprakash Singh, your chemistry teacher. And thank you again for choosing Ligade Patel IIT Academy and welcome to Ligade Patel family. And also thank you for giving to opportunity to us for sharing some knowledge with you. Hope most of the student here join for the cracking of JEE and NEET exam and MSCET exam, and hope most of the student have dream to become engineer and doctor. So here we all teacher and management try to do hard work for your future, and how to crack the J exam, how to crack the NEET exam, and how to crack the MSCET exam, and which kind of question was asked in J exam and NEET exam will help you, and how to crack this particular NEET and JEE and MSCET exam. सो आज हम लोग आज के लेक्चर में हम आए हैं। आज पहली बार आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहले भी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, अभी पीरियोडिक टेबल आपका हो गया है, मोल कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग लेके चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की कौन सा हाउ मेनी चैप्टर आर 11th स्टैंडर्ड और कौन से चैप्टर किस स्ट्रीम में आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में देयर आर 3 स्ट्रीम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन सा किस स्ट्रीम में आता है, कितने पार्ट फिजिकल के हैं, कितने पार्ट इनऑर्गेनिक के हैं और कितने पार्ट ऑर्गेनिक के हैं, तो पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे वाले चैप्टर में, क्योंकि केमिस्ट्री है तो हर चैप्टर किसी न किसी तरह से दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। तो कैसे कनेक्ट होगा और किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे और कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है और किस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो आज जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, थोड़े बहुत पढ़ेंगे बट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर को लेके। तो हम अगर बात करेंगे केमिस्ट्री जो होता है, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देयर आर 3 स्ट्रीम। एक तो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिलहाल आप लोग 11th की क्लास में हैं, तो हम 11th की बातें करेंगे, 11th की सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। बट वहां पे भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होगा। 11th में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री होगा। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर होंगे 11th में, उसमें आप अगर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट दिस इज फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। सेकेंड जो चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। आप इसको इनऑर्गेनिक में भी ले सकते हो, बट न्यूमेरिकल है तो समटाइम इसको फिजिकल में भी लेके जा सकते हैं। थर्ड, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर इस फिजिकल की ही चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आपको 11th में पढ़ना है। फोर्थ, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिफ्थ वन इज द आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा है और क्या लिखा है, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखा है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम अगर एनसीईआरटी की बुक लेकर चलोगे तो 11th में मिलेगा, अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बुक लेकर चलोगे तो 11th, ये आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में मिलता है।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको 11th में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। इसमें आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि एक और चैप्टर ले सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन भी आप किसमें ले सकते हैं, फिजिकल में। तो ये फिजिकल के पार्ट है। वैसे ही इनऑर्गेनिक की अगर बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ले सकते हैं पहला पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड वन हाइड्रोजन। फोर्थ वन एस ब्लॉक एलिमेंट, S block element, and fifth one is the P block element. P block element. अभी शायद सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है, बट पी ब्लॉक पहले क्या होता था, 13 और 14th ही फैमिली पढ़ना था, बोरॉन और कार्बन फैमिली 11th में पढ़ना था। लेकिन अभी ऐसा सिलेबस चेंज हुआ है, पता चला कि 11th में पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक पढ़ना है। तो पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि 13 से लेके 0 ग्रुप तक होता है, 18 ग्रुप तक होता है, वो पी ब्लॉक में होता है। तो इसके पहले जो सिलेबस था वो 13 और 14 थी, 11th में पढ़ना था। तो अभी सिलेबस देख लेंगे, बट पी ब्लॉक एलिमेंट में भी किस में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक के प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट और कौन सा, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये किस पार्ट में आएगा, इनऑर्गेनिक में। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है पहले सम बेसिक प्रिंसिपल, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी के अंडर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, जीओसी बोलते हैं। तो सब बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम पहला बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जीओसी, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे भी सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स, आइसोमर्स। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे रिएजेंट एंड मैकेनिज्म, रिएजेंट एंड मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो। ये है, एक और चैप्टर आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देखिए इतने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपने ऑलरेडी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रखा इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर, और दूसरा आपने स्टार्ट किया है, आई थिंक कंटिन्यू हो रहा है लेक्चर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। वंस हम केमिकल बॉन्डिंग खत्म करेंगे उसके बाद डायरेक्ट जब कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम और केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की अब बात करना है, केमिकल बॉन्डिंग। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करते, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाद हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। तो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बैकबोन है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे केमिकल बॉन्डिंग भी बैकबोन किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे जंप कर जाएंगे,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं करेंगे यार, इंट्रोडक्शन में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बट आपको एक सजेशन है कि जब भी आप हम स्टार्टअप करेंगे, जब लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वन डे करके एक एक दिन पढ़ेंगे, तो आप एक सेपरेट नोट बुक ले लीजिएगा। उस नोट बुक में प्रॉपर जितनी हम थ्योरी लिखते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, या फिर जो मैं वर्कशीट आपको दूंगा, उसको 10 प्रॉब्लम करके सॉल्व करिए। और जो लेक्चर है उसको प्रॉपर नोट करिए। जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप पूछिए उसको। आपको डाउट है तो डाउट क्लियर करिए। अगर डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन से पीछे जाएंगे। आपको डिफिकल्टी आ रही है, वेरी गुड, डिफिकल्टी आ रहा है तो उस डिफिकल्टी को हम सॉल्व करेंगे। आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप करेंगे तभी आप जा करके कह सकते हैं कि मेरा IIT मेंस में या फिर एडवांस में या फिर नीट के एग्जाम में या फिर MSCT के एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेथड और जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, बताएंगे हम लोग कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे कैसे धीरे धीरे इतने पर्टिकुलर बहुत बड़े हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी सिलेबस को कैसे हमें ख़त्म करना है, और कैसे हमें उसी सिलेबस, बड़े सिलेबस से पढ़ के सिलेक्शन भी लेना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे। और आप पढ़ते पढ़ते आप खुद मेच्योर हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है एज कम्पेयर टू 10th थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ पे छोटी छोटी साइंस की बुक होती थी, बट यहाँ पे एक साइंस का होगा। साइंस मतलब एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायोलॉजी होगा, या फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा। तो केमिस्ट्री के ही 3 स्ट्रीम होंगे, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से डॉक्टर बनेंगे, यहाँ से इंजीनियर बनेंगे, यहाँ से आप BSc कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक इंटरमीडिएट है जहाँ आपने स्टार्ट किया है पढ़ाई। तो थोड़ा सा आपको 10 से डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप जो हार्डवर्क 11th 10th में कर रहे थे उससे डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा। और डेली बेस पे अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, डेली बेस पे आप NCERT नहीं पढ़ते हैं, डेली बेस पे आप लेक्चर को नहीं पढ़ते हैं, डेली बेस पे आज प्रॉब्लम को नहीं करेंगे, तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। और सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है। तब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप बहुत ही अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टडी एंड हार्डवर्क। आप कर रहे हो तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। सीधे सीधे है कि पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, और आपका जो ड्रीम है वो आप अचीव कर पाओगे, अदरवाइज हम टीचर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तभी हम बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारे मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा। हम मेहनत करें, पता चला आप नहीं कर रहे, कैसे सिलेक्शन हो? तो हमारे मेहनत के साथ साथ आपको, अगर हम बाई 80% दे रहे हैं तो आपको 100% देना पड़ेगा। हम 1 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और पढ़ते हैं इसमें। देख, तो हम लोग रीडिंग करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, और इसको हम और भी बोलते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेचर ऑफ केमिकल, तो देखिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हमने लिखा है और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग का मतलब है कि बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने वाला है। और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, किसका, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले ये है कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे होंगे कि आइसोलेटेड एटम क्या होता है। तो आइसोलेटेड, क्योंकि आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रखा है, उसका डेफिनेशन भी आइसोलेटेड आता है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़ना किसका है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग, we are not
we are not discussing about isolated atom, but discussed about only bonded atom. ठीक, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है केमिकल बॉन्डिंग में, तो जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें, जिसके अबाउट हम लोग स्टडी करेंगे, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, आइसोलेटेड एटम की हम बातें नहीं करेंगे। हम आइसोलेटेड एटम की बातें नहीं करेंगे। आइसोलेटेड मतलब फ्री एटम, फ्री स्टेट में जो होता है, जैसे सोडियम क्या है फ्री स्टेट में, क्लोरीन जो है फ्री स्टेट में। तो हम बॉन्डेड एटम की बात करेंगे। कम से कम मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब एक कंपाउंड में दो एटम तो होने चाहिए, जैसे H2 होगा, Cl2 होगा, Br2 होगा। हम सिंपल हाइड्रोजन की बातें नहीं करेंगे, हम सिंपल क्लोरीन की बातें नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एटम दूसरे एटम से ज्वाइन होना चाहिए। इट मे बी वो सेम हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट होना क्या चाहिए, बॉन्ड होने चाहिए। तो हमने बोला कि हम लोग डिस्कस जो करेंगे अबाउट ओनली बॉन्डेड एटम। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि केमिकल बॉन्डिंग में हम किस टाइप के एटम को डिस्कशन करेंगे। तो हम आइसोलेटेड नहीं करते, हम किसका करते हैं, बॉन्डेड एटम। सेकेंड पॉइंट, except noble gases, except noble gas elements, except noble gas elements, no atom can exist independently. बोल रहा है कि नोबल गैसेस, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस एलिमेंट्स, नो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वाई ऐसा क्यों होता है कि नोबल गैस, पहले तो नोबल गैस की बातें कर लेते कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो नोबल गैस क्या लिखे थे आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैस एलिमेंट है। तो एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट मतलब नोबल गैस एलिमेंट के जो होंगे वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। बट इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के अलावा कोई भी दूसरा अगर आपने एटम ले लिया, जो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके हैं, वो एटम में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एटम में एग्जिस्ट कर जाएगा, बट बाकी जो इसके अलावा जो एटम हो एटम में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कभी न कभी मॉलिक्यूल बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो लिखा एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट नो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज noble gas element have 8 electrons in outermost cell, फिर सब क्या बोलते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट आपको बताया जाता है कि अगर कोई एटम कंप्लीट ऑक्टेट है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो एटम क्या होगा, स्टेबल। तो अगर नोबल गैस एलिमेंट सभी ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं तो उसको स्टेबल है, तो स्टेबल है तो किसी से बॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं। तो यही लिखा है कि नोबल गैस एलिमेंट नो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर नोबल गैस ही एग्जिस्ट करेगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो एटम क्या होगा, स्टेबल, तो उसको कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। सकते हैं वही चीज फिर से लिख सकते हैं,
noble gas element are monoatomic. मोनोएटॉमिक का मतलब, मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब क्या होगा, वन, और एटॉमिक मतलब जो नोबल गैस एलिमेंट होता है उसको एटम ही होगा, कंबाइन नहीं करेगा, कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बनाएगा, करेगा एक्सेप्शनली, हम आगे आगे बताएंगे आपको कहाँ पे बनाता है, तो आपको बताऊंगा मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम, मतलब ये हीलियम ही रहेगा, ये नियॉन ही रहेगा, ये ऑर्गन ही रहेगा, ये क्रिप्टॉन ही सिंगल रहेगा, तो मोनो एटॉमिक। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने पॉइंट देखा कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग उस पर्टिकुलर एटम का डिस्कशन करेंगे जो बॉन्डेड होगा, जो कहीं ना कहीं से बॉन्ड बनाया होगा, हम आइसोलेटेड या फ्री एटम की बातें नहीं करेंगे। दूसरा, नोबल गैस के अलावा और कोई भी एटम नहीं है जो फ्रीली क्या करे, एग्जिस्ट कर पाए। जैसे हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन गैस को एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस में एग्जिस्ट करेगा, H2 में। क्लोरीन, क्लोरीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस में करेगा, Cl2 में, ठीक है। और नोबल इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके ऑक्टेट क्या है, फंक्शन ऑफ केमिकल में, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनता कैसे होगा? तो हमने क्या बताया आपको कि बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने एटम चाहिए, दो एटम चाहिए, तो दो एटम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमने दो एटम ले लिया, यहाँ पे दो एटम। अब दो एटम ले लिया, मान लेते एक एटम ए है, एक एटम बी है। तो आप पढ़े होंगे कि एटम जो होता है उसकी आपने रेडियस भी पढ़ा होगा, एटॉमिक साइज भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। तो एटम जो होता है उस एटम के न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। इस एटम के भी सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों एटम ए और बी को हम क्या करा रहे हैं, कंबाइन, क्योंकि ए और बी में क्या बनाना है अपने को, बॉन्ड। तो जब तक ये कंबाइन नहीं करेंगे तब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही। तो कंबाइन कैसे करेंगे, दो एटम को आप कंबाइन करने चले गए, तो दो एटम को कंबाइन करने चले गए, तो अब क्या होता है, कॉम्बिनेशन कब होगा, जब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब चार्ज क्या होगा, अपोजिट। अगर चार्ज अपोजिट होगा तभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन, तभी किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड, तभी दो एटम ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बट इस एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल तो कर रहा होगा, लेकिन बॉन्ड का बनना भी है, बॉन्ड कैसे बनेगा, तो देखिए, ड्यू टू द न्यूक्लियस, ड्यू टू द प्रोटॉन ऑन न्यूक्लियस, इन दोनों का चार्ज क्या है, सेम। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल, एक दूसरे से रिपेल कर रहे होंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल, और ये भी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो सेम चार्ज वाले आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। बट हमें तो अट्रैक्शन कराना है, बॉन्ड बनाना है। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर कैसे बनेगा। तो भाई सेम टाइम में तो नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेगा। बट सेम टाइम में ये भी होगा कि इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, अट्रैक्ट। और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस। कौन सा, पहला कौन सा फोर्स है, हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला कौन सा फोर्स है, फर्स्ट कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस। और सेकेंड कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस। अब बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों एटम कंबाइन होंगे।
अगर दोनों एटम कंबाइन होगा तभी बॉन्ड बनेगा, दोनों एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हमें किस फोर्स की जरूरत पड़ेगा, किस फोर्स का? अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स हो जाए तो बॉन्ड बन जाएगा, दोनों एटम कंबाइन हो जाएंगे। अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो कंबाइन नहीं होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बॉन्ड को बनाना है तो हमें क्या चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा चाहिए। तो सोचिए कि एक आइटम को कंबाइन करने के लिए देयर आर टू फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स है दूसरा रिपल्सिव फोर्स है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जिसका ज्यादा होगा, अगर सोचिए नेट रिजल्टेंट अट्रैक्टिव का ज्यादा होगा तो दोनों एटम एक पास आने लगेंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाए तो ये मान लेते हैं हमने मार्कर ले लिया, दो मार्कर ले लिए और दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल अगर करेंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही। तो जो दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो दोनों में कंबाइन करके एक बॉन्ड बना लिया तो मॉलिक्यूल हो जाए। तो देयर आर टू फोर्स, जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो देयर आर टू फोर्सेस आर रेक्टर, वन इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस और सेकंड वन इज द रिपल्सिव फोर्स। और रिजल्टेंट जिस फोर्स का ज्यादा होगा उसी पर्टिकुलर वही फिनोमिनन क्या होगा, अकर्स करेगा। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा और रिपल्सिव ज्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहां पे। तो क्या लिखेंगे, द नेट रिजल्टेंट forces are attractive in nature, attractive in nature। ऐसे लिख लेते हैं, if net resultant of forces are attractive in nature, अगर attractive in nature है तो क्या करेंगे, then energy of the system, then energy of the system decreases and chemical bond is formed। ठीक है, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हमने एक और भी पॉइंट इसमें लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आप दो एटम को कंबाइन करोगे देयर आर टू फोर्सेस आर अकर, अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स। अगर नेट रिजल्ट फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होगा तो जब एटम कंबाइन करता है तो कंबाइन करेगा तो स्टेबल होगा, और जब भी कोई स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लूज होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मान लेते हैं कि आपको कॉलेज आना है, लिगाड़े पाटिल कॉलेज आना है, आप कॉलेज आओगे तो घर से आओगे, घर से आने के लिए क्या करोगे, आप एनर्जी खर्च करोगे, कोई स्कूटी से आएगा, बाइक से आएगा, बस से आएगा। तो आप स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, तो कॉलेज आओगे तो एनर्जी क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। एनर्जी खर्च करके पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद कुछ नॉलेज गेन करोगे क्लास में, जो टीचर आपको टीच कर रहा हो। तो आपने क्या किया, एनर्जी को लॉस किया और नॉलेज गेन किया, तो नॉलेज के मामले में आप क्या हुआ, स्टेबल। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब कभी अट्रैक्शन होता है तो वहां पे एनर्जी क्या करेगा, कम होगा। जिसकी एनर्जी कम होगा उसके स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो जब एनर्जी कम होगा तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड। तब मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे बनता है। सेकेंड पॉइंट अब लेके चलते हैं कि भाई केमिकल बॉन्ड तो पता चल गया कि बनता कैसे, केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम। अगर वो रिजल्टेंट ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड, अब यहां तक तो हमें पता चल गया कि जब एटम कंबाइन करेगा नेट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की एनर्जी कम होता है, क्योंकि जब कोई स्टेबल होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगा। अब बात है कि कंबाइन करेगा वो एटम तो किस फॉर्म में करेगा। ऐसा देखिए एटम एटम आगे कंबाइन करेगा, किस फॉर्म में आगे कंबाइन करेगा, क्या कौन सा पार्ट उसका कंबाइन करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
किसी भी एटम का, मतलब कोई भी एटम है तो लिखेंगे इसमें ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट in the formation of chemical bond। ठीक है, अब देखो ये नया टर्म आ गया कि एक तो पहले हमने देख लिया कि एटम कंबाइन होगा, अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड का बनेगा, बट कौन सा बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा। तो अब अट्रैक्ट किस टर्म में कर रहा होगा, तो हमने लिखा कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कौन से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा किसकी, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा किसके फॉर्मेशन में, केमिकल बॉन्ड। अब बातें करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखे हैं, तो वहां पे मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, total number of electrons present in outermost cell, present in outermost cell, total number of electron present in outermost cell of an atom is called as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बातें करते हैं कि होगा क्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका आउटर मोस्ट सेल देखिए क्या है, इनर सेल क्या है n। यहां पे देखिए जो पहले लिखते हैं 1s2 में जो n है, n इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे n इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2 है तो n इक्वल टू दोनों के लिए क्या है 2, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 3। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। तो n इक्वल टू फर्स्ट सेल है, और ये कौन सा सेकेंड सेल है, कौन सा थर्ड सेल है। तो थर्ड सेल में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सोडियम का 1। तो इसलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया जा रहा है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं कि पता चला कि आप 11 के 11 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करा रहे, गलत हो जाए। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो बाहर वाला सेल कौन सा 3, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। और भी एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल देखिए, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। तब देखिए इनर सेल कितना है n इक्वल टू 1, आउटर सेल कितना है n इक्वल टू, यहां पे भी 2 यहां पे 2, तो ये सेकंड सेल हो गया।
तो आउटर सेल n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। बस इसको ही देखना है अपने को, ये सेम था, 2 और 2 था, तो ये दोनों सेम सेल थे, बाहर थे, कि आउटर सेल हो गए। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे लिखते हैं पावर में, तो इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कितना है? 2, और 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। अब देखिए कोई और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, नियॉन ले लेते हैं। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, तो देखिए आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 2 है, आउटर मोस्ट सेल n इक्वल टू 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 8 हो। क्या आप सभी क्लियर हो अबाउट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्योंकि इसी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तभी केमिकल बॉन्डिंग आएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन करिए, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक टर्म और भी इसमें पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी, चलो बहुत लोगों को पता भी होगा कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बता रखा है, वैलेंसी बताओ क्या होगा। तो वैलेंसी क्या होता होगा? चलो मान लेते सबको पता है, फिर से मैं बता देता हूं। वैलेंसी का मतलब ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम combining capacity of an atom to achieve noble gas configuration। कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट मींस उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 से कम है तो 8 हो जाना चाहिए, किससे? कंबाइन करके। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो आउटर मोस्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। ऐसा अभी सभी एटम क्या चाहिए? उसको ऑक्टेट बनाना है। तो ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। इसलिए ऑक्सीजन पे आप देखे होंगे कहीं -2 चार्ज होता है। क्यों -2 होता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑक्सीजन क्या कैरी करता है? -2। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो ये कितना? 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 8 बनाने के लिए अगर 7 गेन करे या 1 क्या करेगा? लूज करेगा। तो बताओ कौन सा इजी होगा, 7 गेन करना या 1 लूज करना? तो 1 लूज कर देगा। 1 लूज करेगा तो यहाँ पे कितने पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है? 1 को अगर लूज कर देगा
एक को निकाल देगा तो कितना बचेगा 1s2 2s2 2p6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 8। जब कोई लूज करता है, देता है किसी को, डोनेट करता है, तो उसके ऊपर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सोडियम पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। बट ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो वैलेंसी वो होता है कि टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी, मींस कितना इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो जितने इलेक्ट्रॉन जरूरत होगा उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या पढ़ा? केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। और फोर्सेस के आपने देख रखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। जिस फोर्स का नेट रिजल्टेंट ज्यादा होगा वो काम करेगा। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्टिव कम होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। सम टाइम ऐसा होगा कि नहीं बनेगा, हम चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कशन